हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो दिन है बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बीइंग अ स्टूडेंट आपके लिए और बीइंग अ टीचर मेरे लिए भी, सभी के लिए। जो अभी आप देखेंगे नॉर्मली कि 5 सितंबर जो सेलिब्रेट किया था एज अ टीचर्स डे, इसको क्या बोलते हैं कि इट इज़ सेलिब्रेटेड एज अ बर्थडे ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली श्री राधा कृष्णन जी। इनके बर्थडे के तौर पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और इन्होंने जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इन्हें बेसिकली इंडिया के ये जो भारत रत्न अवॉर्डी रहे हैं, इन्हें भारत रत्न मिला है। और इन्हें जो है पहला वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। और ये दूसरे हमारे देश के राजेंद्र प्रसाद जी के बाद ये दूसरे राष्ट्रपति बने। ये एक फ़िलासफ़र थे, एक बहुत ही शानदार टीचर थे। और इन्होंने बोला कि मुझे मतलब मेरे मरने के बाद मुझे एज अ वाइस प्रेसिडेंट, एज अ प्रेसिडेंट याद ना रखा जाए, इनफैक्ट मुझे एज अ टीचर याद रखा जाए। इसीलिए इनकी इस बात को सरकार ने गौर किया और सरकार ने इनका जो बर्थडे था उसको एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए बोला। और तब से लेके आज तक हम ये दिन जो 5 सितंबर है इसे एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। ये देखेंगे आप, जो टीचर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये सब इस इन्होंने जो काम किया है, बीइंग जो बच्चों को पढ़ाया है, बीइंग अ गुड टीचर, बीइंग अ गुड इंस्पिरेशन, बहुत ही इन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है टीचिंग की फील्ड में। साथ ही अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में जो दूसरे, मुझे लगता है जो एक जिन्होंने एक टीचर, एज अ टीचर जिनका एक नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है, वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यहाँ आप देख सकते हैं इन्हें भी बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा प्यार था, जिस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम टू टाइम चीज़ों को अपडेट करते रहना चाहिए। अभी मैं ये इट इज़ जस्ट माई सजेशन। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा कर ही दीजिए, लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक मतलब टाइम था जब जो उनकी जनरेशन के बच्चे उनसे कनेक्ट करते थे। लेकिन आज की जनरेशन में अगर देखा जाए तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बर्थडे के तौर पर भी टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया जा सकता है, क्योंकि वो आज के जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है, उनसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है, काफ़ी ज़्यादा उनसे इंस्पायर होती है। तो मुझे लगता है कि टाइम टू टाइम चीज़ों को अपडेट करते रहना चाहिए। आपको अच्छा लग भी सकता है, नहीं भी अच्छा लग सकता, तो इट इज़ ऑल अप टू यू। और दोस्तों, #SSC रेलवेज़ करके जो टिकटॉक पे, सॉरी, जो ट्विटर पे चीज़ें ट्रेंड कराई जा रही हैं, जो गवर्नमेंट के लिए बोला जा रहा है कि रोज़गार दो, रोज़गार के लिए आप देखेंगे SSC की जो भर्ती है, रेलवेज़ की जो भर्ती है, या फिर बैंकिंग की जो जो भी वैकेंसीज़ आती हैं, ये वैकेंसीज़ तो आती हैं, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं आप सोचिए कि एक फाइनल ज्वाइनिंग जो होती है वो नहीं दी जाती है स्टूडेंट्स को। इनफैक्ट मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कभी कुछ समय पहले, कुछ 3 साल पहले, लेकिन वो खैर अलग की बात है। लेकिन जो आज की डेट में स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, इतनी मन लगा के Tier 1 क्लियर करते हैं, Tier 2 क्लियर करते हैं, फाइनल उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती, तो काफ़ी ज़्यादा वो हताश हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। कई बार बच्चे धरना प्रदर्शन बहुत सारी चीज़ें करते हैं, फिर उनकी यही सब करते हुए जवानी निकल जाती है। तो दोस्तों, ये सब जो कैंपेन चलाए जा रहे हैं सरकार को जगाने के लिए, आप सोचिए जब हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके पास ये पावर है कि वो हमारे देश की 135 करोड़ की जनता में एक इलेक्शन कराती है, जिसमें कोई भी, मतलब आप सोचिए, कोई भी बोला जाता है कि कोई चोरी नहीं है, किसी तरीके का वोट चोरी नहीं होता, किसी तरीके की कोई धांधली नहीं होती। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतने बड़े पैमाने पे इलेक्शन करा सकता है इतनी सिक्योरिटी के साथ, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऐसे बच्चों को इलेक्ट क्यों नहीं कर सकता जॉब के लिए? क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन बस वही है, मंशा नहीं है सरकार की। इलेक्शन होने से ठीक पहले निकाली गई थी वैकेंसी 90,000 रेलवे की, लेकिन आज तक ये चुनाव के बाद इसमें कोई भी, आप सोचिए, चुनाव से पहले ये वैकेंसी निकाली जाती है और चुनाव होने के हो गया, उसके बाद नए नए बिल्स भी आ गए, नए नए बड़े बड़े देश में दंगे भी हो गए, देश में 370 भी हट गई, अयोध्या में राम मंदिर भी बनने जा रहा है, हर चीज़, हर वो काम हो रहा है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा एजुकेशन सिस्टम, उन पे काम नहीं हो रहा है। जो हमारे बच्चे हैं देश में, जो इतने मन लगा के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, वो कहाँ जाएं, कहाँ पे? इंडिया गेट पे धरना देते हैं, लाठी खाते हैं, लेकिन उनका हो क्या रहा है? कोई सरकार सुन नहीं रही है। इसी वजह से प्लीज़ ट्विटर पे इसे ज़रूर ट्रेंड कराइए।
इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन सभी टॉप यूट्यूबर्स जो यंग हैं, जो टॉप पे ट्रेंड करते हैं, उनको मैं बोलता हूँ रिक्वेस्ट करके कि आप प्लीज़ इन्हें सपोर्ट करिए, इसे सपोर्ट करिए। और अपने जिस यूथ के दम पे आप आज की डेट में इतना सक्सेस इन आपको मिला है, आपके जो वीडियोज़ हैं इतने ज़्यादा लाइक किए जाते हैं, इतने ज़्यादा शेयर किए जाते हैं, तो आज जो स्टूडेंट्स हैं जो आपको ट्रेंड कराते हैं, आज आप उनके मुद्दे को ट्रेंड कराइए। यही आपसे एक अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है। तो ये था आज का टोटल पूरी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता था। आई होप यू लाइक दिस। थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन ज़रूरी था ये। फिर यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ कोरोना अपडेट। वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो लगभग 2,67,72,294 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स निकल के आ चुके हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ डेथ्स तो 8,78,070 केसेस जो है ये ऐसे हैं जो कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। 1,88,79,994 लोग पूरी तरीके रिकवर कर गए हैं। टॉप की कंट्रीज़ अगर आप देखेंगे तो टॉप पे यूएसए, दूसरे पे ब्राज़ील, तीसरे पे इंडिया। आज मैं बोल रहा हूँ तीसरे पे इंडिया, शायद ये कल या फिर प्रॉब्ली परसों ये हम बोलेंगे कि यूएसए के बाद इंडिया आ गया है। इंडिया सेकंड नंबर की कंट्री हो जाएगा टॉप केसेस में। तो आप समझ सकते हैं हमारे देश में हालात कैसे हैं। पर डे लगभग 84,000 85,000 के बीच में केस निकल के आ रहे हैं। और इसमें से आप देखेंगे टोटल जो अब हमारे देश में कोरोना पेशेंट्स हैं वो 40,20,000 के आसपास पहुंच गए हैं। टॉप स्टेट्स देखेंगे तो वो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। आइडिया रखिएगा। फिर यहाँ पे आज जो पहला एडिटोरियल इसमें डिस्कस किया जा रहा है कार्बन टैक्सेशन के बारे में। GS3 एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कार्बन टैक्स। आप सोचिए कार्बन की अगर आप कोई भी घर में लेट से कि कोई घर पे आपके जनरेटर चल रहा है या फिर आप डे टू डे गाड़ी चला रहे हैं, तो उससे जो भी जब कोई भी इंजन चलता है जहाँ पे फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तो वहाँ पे कार्बन एमिशन होता है। तो इसी कार्बन जो आप एमिट कर रहे हैं, अगर इस पर टैक्स लगा दिया जाए, मान लीजिए आपने पूरे दिन गाड़ी चलाई और जो भी आपने मान लीजिए एक दिन में सर्टेन क्वांटिटी में कार्बन एमिशन किया, तो आपको एक दिन का टैक्स देना पड़े कि मान लीजिए 1 रुपये आपको एक दिन में का टैक्स लिया जाएगा। पूरे साल आपने गाड़ी चलाई, अपना घर में जो भी चीज़ें की उस पर 360 रुपये आप पे टैक्स लगा दिएगा। और ये 360 रुपये लेके आपसे और पूरे देश की जनता से लेके एनवायरनमेंट जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे लेके इसी पैसे से जो मतलब क्वालिटी है जो एक तरीके की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दिया जाए, जिससे कि ये कार्बन एमिशन जो है कम किया जा सके, अच्छे इंजन बनाए जा सकें जिससे कि कार्बन जो है कम एमिट हो। तो यही सारी चीज़ों में जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये सब चीज़ें जो है तब कार्बन टैक्सेशन का फ़ायदा नज़र आता है। आप देखेंगे यहाँ पे लो कार्बन जो है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एक मल्टी प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो कि इसमें आप देखेंगे ब्रॉडली इसमें इंक्लूड किया था रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स को, जो बिल्डिंग कोड्स होते हैं, बायोफ्यूल स्टैंडर्ड्स होते हैं, व्हीकल एफिशिएंसी, जो सब मैंने भी बताया आपको, ये सब चीज़ों का इंक्लूड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और पब्लिक फंडिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, एमिशन ट्रेड स्कीम्स एज सच परफॉर्म अचीव ट्रेड और पैट रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है आप आइडिया रखिएगा। मैंने आपको बेसिक चीज़ बताई है कि कार्बन टैक्सेशन कितना ज़्यादा अगर आप ज़रूरी है। अगर ये डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो अपने देश में लोगों से कार्बन टैक्स लेके, जो गरीब देश हैं, जो अंडर डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप्ड हैं, उन सबको अगर पैसा देंगे, उनको टेक्नोलॉजी वो डेवलप करने में हेल्प करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो आने वाला टाइम है जिसमें हमने प्रॉमिस किया है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर सस्टेन करेंगे, इसे कहीं ना कहीं रीच करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप देखेंगे प्राइसेस, इंस्ट्रूमेंट्स, रिमूवल ऑफ सब्सिडीज़, इम्पोजिशन ऑफ कार्बन टैक्स ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ये सब अगर आप कार्बन टैक्स लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन लेवल कंट्रोल करने की एक जो हमारी लॉन्ग टाइम स्ट्रेटजी है उस पर काम कर पाएंगे हम। मार्केट पॉलिसीज़ की अगर बात करें तो कार्बन टैक्स जो है मोस्ट पोटेंट मार्केट बेस्ड पॉलिसी टूल है, जिससे कि जो फ्यूल स्विचिंग टुवर्ड्स क्लीनर सोर्सेज, तो क्लीनर सोर्सेज अगर हमें क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी चाहिए तो उसके लिए एक आप देखेंगे कार्बन टैक्स जो है काफ़ी एक हेल्प प्रोवाइड कर सकता है, जिससे कि हम जो है अपना पोल्यूशन लेवल काफ़ी लो रख सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे डैम डेवलप कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से सोलर
पावर पे फोकस कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से विंड पावर पे। तो ये सारे जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं इन पे जितना ज़्यादा हम स्विच करेंगे उतना ही सस्टेनेबली हम अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर पाएंगे, और जो अपनी आने वाली जनरेशन है उसको कहीं ना कहीं हम उसको एक बेहतर माहौल दे पाएंगे, बेहतर एक वातावरण दे पाएंगे, जिससे कि वो भी जैसे हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं वैसे वो भी खुली हवा में सांस ले पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया भी इम्पोज करता है कार्बन टैक्स। जैसे कि आप देखेंगे जिसे आप बोलते हैं कोल सेस, जैसे कि आप देखेंगे जो कोल से जो कार्बन एमिशन होता है, आपने देखा बहुत धुआं, जब कोल जलाया जाता है तो बहुत सारा धुआं निकलता है, तो इसे ही इस पे सेस लगाया जाता है, एक तरीके का कोल सेस। अगर सेस आप बोलेंगे तो सेस इज बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स। जब आप ये जैसे सेस होता है, सेस आपने कोल सेस लिया तो कोल सेस मतलब कि आप कोल के ही चीज़ों से रिफॉर्म, मतलब उसमें जो कोल सेक्टर है कैसे उसमें रिफॉर्म लाया जा सके, कैसे पोल्यूशन को रोका जा सके, तो ये सारी चीज़ें हैं उस पर कर सकते हैं, जिससे स्पेसिफिक आप टारगेट करके काम कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनमें टैक्स नहीं लगाया जा सकता, कोई कार्बन टैक्स, जैसे कि ऑयल और नेचुरल गैस, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन आप देखेंगे कि कोई इनडायरेक्ट टैक्स अगर जो है वो इंड्यूस जो नहीं किया जाता है किसी फ्यूल स्विचिंग में, या फॉसिल फ्यूल्स जो है, ये तब तक जब तक इनडायरेक्ट जो टैक्स है, आप सोचिए कि अगर लेट से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया, कोई भी आप गाड़ी चलाएं, कोई भी जनरेटर चलाएं, कोई भी कुछ चलाएं जिससे कार्बन एमिशन हो रहा है, उस पर आप इनडायरेक्टली टैक्स अगर देंगे, मतलब थोड़ा ही कंट्रीब्यूट करिए, लेकिन अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो क्लीनर एनर्जी है, जिससे कि हम बोलते हैं, मैंने आपको बताया, रिन्यूएबल एनर्जी को अच्छे से फोकस कर पाएंगे और अपने पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल कर पाएंगे। तो उसके बाद ये एमिशन कंट्रोल पॉलिसी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें चाहिए कि एक ट्रांजिशन लाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो डायरेक्ट कार्बन टैक्स है इसे लिंक किया जा सके जो कार्बन एमिशन टारगेट से, और ये देखा जा सके कि हम कितना कार्बन एमिट कर रहे हैं और कितना हमारे जो इस कार्बन एमिशन से हमारे एटमॉस्फेयर में इम्पैक्ट पड़ रहा है, और कितना हमें अच्छे से कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे लोगों की जो हेल्थ है उस पर ज़्यादा एक प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। कार्बन टैक्स जो एक्शन है इसे फोकस करना चाहिए। बेसिकली जो रेवेन्यूज़ इससे जो कार्बन टैक्स कलेक्ट होके आए, इसके जो रेवेन्यूज़ हैं वो प्रॉपरली बराबर मात्रा में, जिसको जहाँ जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से ज़रूरी है कि उसको बांटा जाए, जिससे कि जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई गरीब लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कहीं कोई झुग्गी झोपड़ी के लोग रहते हैं जिनके पास गैस नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, वो बेचारे लकड़ी जला के, कंडे जला के, या फिर जो भी दूसरे उनके पास साधन है, प्लास्टिक जला के अपना खाना बना रहे हैं। अगर ये जो कार्बन टैक्स है ये इनकी इसी कार्बन टैक्स से इनको गैस प्रोवाइड कर दी जाए, इनको प्रॉपर एक बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया जाए, जिससे कि ये गैस कंज्यूम करके जो कार्बन एमिशन कर रहे हैं इसे रोका जा सके, तो ये कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं आप प्रेफरेंशियल जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा जा सकता है इससे, अलग अलग सेक्टर्स की इकॉनमी जो है, जैसे कि आप देखेंगे जिससे कि क्लीन एनर्जी सेक्टर्स हो गया, और जिसमें आप ग्रीन सेक्टर्स हो गए, इसमें फोकस करके चल सकते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा जो फॉसिल फ्यूल्स है उस पर डिपेंडेंसी जो है हमारी कम हो सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, जैसे आप देखेंगे अच्छी हम अगर रिसर्च करें तो हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो बेसिकली शुगर जो है, शुगर मोलासिस जो है, इससे काफ़ी ज़्यादा एथेनॉल का प्रोडक्शन, जो एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की जाती है उसमें कर सकते हैं, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब सस्टेनेबल वे में एक तरीके से एनर्जी को यूज़ कर पाएँ, ऐसा बोला जा रहा है। कार्बन टैक्स ज़्यादा लगेगा तो हम ज़्यादा अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस भी कर पाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। मॉडल्स जो हैं उन्हें जो मॉडल शुड बी एक्सरसाइज साइमल्टेनियसली विथ वेरिंग डिग्री ऑफ एम्फेसिस। उसके बाद अगर कुछ वे फॉरवर्ड देखें तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसोर्सेज, इन्वेस्टिंग वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी और कैपेसिटी कंपैशन एक्सपेंशन एंड इन्वेस्टिंग एक्सक्लूसिवली इन क्लीन एनर्जी सेक्टर्स विल बी मोर फ्रूटफुल। तो ये सब वे फॉरवर्ड है, इंपॉर्टेंट है, ये सब मैंने अभी आपको समझा दिया है, आप ज़रूर इसका ध्यान रखिए। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में भी थोड़ा सा बताया गया है इसमें कि जो स्पेसिफिक कोल सेक्स कैसे लगाया जाएगा, उससे कार्बन टैक्स कलेक्ट करके जो अलग अलग चीज़ें हैं उसमें यूज़ किया जाएगा, इसके बारे में आइडिया रखिएगा। कुल मिला के देखिए, कार्बन टैक्स से हमें एमिशन रिड्यूस करना है, हमें आने वाले टाइम में 2000 जब हम 2050 पार करेंगे, 2060 में पहुंचेंगे, तो हमें अपना टेम्परेचर कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि अगर धरती ज़्यादा गर्म हो गई तो फिर
मतलब एन इकोसिस्टम जो हमारा है उसे उसे कहीं ना कहीं सरवाइव करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, क्लाइमेट इश्यूज़ हैं, वो बढ़ेंगे, जिससे कि धरती पे इंसानों का रहना नामुमकिन सा हो जाएगा। तो इसीलिए सरकार ये सब चीज़ें कर रही है जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट सेफ़ और सस्टेनेबल बना रहे। फिर यहाँ पे क्वाड ग्रुप के बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा। क्वाड ग्रुप में इस एडिटोरियल में बेसिकली डिस्कस करा जा रहा है कि क्वाड जो है, इसमें पहले तो 4 जो कंट्रीज़ हैं इंपॉर्टेंट वो आप याद रखिए। सबसे पहले आप देखिए यूएस, ये जो है आप यूएस वाला एरिया देख लीजिए। उसके बाद इंडिया, नरेंद्र मोदी साहब को देखिए, ये इंडिया है। फिर ये है जापान, इसे आप देख सकते हैं, ये जापान वाला एरिया है। उसके बाद ये जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये ऑस्ट्रेलिया। ये 4 ग्रुप का जो देश है बेसिकली इसे ही आप बोलते हैं क्वाड ग्रुप। तो क्वाड ग्रुप कहीं ना कहीं चाइना को टैकल करने के लिए, चाइना को डिफेंस लेवल पे और स्ट्रैटेजिक लेवल पे हमें काउंटर करने के लिए क्वाड ग्रुप काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इससे। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये है इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में अगर आप समझेंगे तो ये पूरा इंडियन जो ओशन है, इसी के अराउंड जितने भी इस पूरे रीजन है, जिसमें भी जितने भी कंट्री, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, उसके बाद म्यांमार, थाईलैंड वगैरह, ये सब इंडिया का बॉर्डर, उसके बाद ये अफ्रीका, ये सब जो है इंडो पैसिफिक रीजन में आता है। और चाइना को इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा एतराज़ है। चाइना कहता है कि आप इसे इंडो पैसिफिक रीजन मत बोलिए, इसे आप बोलिए एशिया पैसिफिक रीजन। क्यों? क्योंकि इंडो वर्ड लगने से ऐसा लगता है चाइना को कि चाइना को छोड़ के इंडिया को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, या ज़्यादा तवज्जो देने की जो बात है इंडिया को, वो चाइना को रास नहीं आती, जिस वजह से इंडिया से सबसे ज़्यादा चाइना चिढ़ता है। और अभी तो आप हालात जानते ही हैं, कितने ज़्यादा गलवान में इशू हुआ जिसमें बहुत सारे हमारे सैनिक चले गए, और अभी भी जो चाइना है नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो ये सब खैर अलग चीज़ है। अभी आप पहले क्वाड को समझिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं, उन्होंने हमारे बोला है कि वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस, मतलब हमारे देश की जो मिलिट्री, नेवी जो है, आर्मी है, ये सब मिल के इन देशों के साथ, मतलब यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके एक डिफेंस के बारे में बात करें। डिफेंस एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस होना चाहिए, जिससे कि क्वाड मिलिट्री पेट्रोल जिसे आप बोल सकते हैं, साथ में मिलके डिफेंस जो है डील्स होनी चाहिए, जिससे कि आप देखेंगे कि एक जो हमारा जो डिफेंस है वो मजबूत होता हुआ नज़र आएगा, और कहीं ना कहीं हम चाइना को कंट्रोल करने में सफल होंगे, इंडियन ओशन के अंदर हो या फिर हमारी जो बॉर्डर हम शेयर करते हैं उससे। लेकिन आप सोचिए कि क्या ये सही है? मतलब जब हमारे देश के सीडीएस जो है वो ऐसा बोल रहे हैं, तो आप सोचिए ये जो बोल रहे हैं, हम जो चाइना के साथ हैं, चाइना के साथ अपने जो काफ़ी लंबी एक टेरिटोरियल बॉर्डर शेयर करते हैं, तो चाइना के साथ हमें 1-to-1 क्लैश में जाना और डायरेक्ट ऐसी बातें बोलना कहीं ना कहीं हमारे जो बायलेटरल रिलेशंस हैं इसे कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है। हमारा जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें एक कमज़ोरी आती है, जिससे कि आप देखेंगे कि जो चाइना है वो और ज़्यादा एक तरीके से उकसाने वाली बात है कि चाइना को हम और ज़्यादा उकसा रहे हैं, चाइना हम पे और ज़्यादा कल को काउंटर कर सकता है, और ज़्यादा हमारे ऊपर जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उसमें और ज़्यादा बढ़ के और हमारे देश में खतरा पैदा कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो बात करी जा रही है ये नेवी जो मिलिट्री पेट्रोल्स की, ये कहीं ना कहीं इसे बैलेंस वे में लेके चलना चाहिए हमारे देश की सरकार को। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे देश को जो बेसिकली जो एस जयशंकर हैं, जिन्हें आप जो फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने जो सीडीएस हैं हमारे, उनसे बिल्कुल एक उलट बात बोली। उन्होंने बोला कि हम जो है अपने जो भी इश्यूज़ हैं उनको बायलेटरली, उनको स्ट्रैटेजिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो डिप्लोमेसी है वो मेंटेन करते हुए भी हम चाइना को टैकल करेंगे। तो आप सोचिए कितना सीडीएस और हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनकी जो चीज़ें हैं, इनकी जो बातें हैं, कितना ज़्यादा एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, मतलब एक दूसरे से उल्टी बात कर रहे हैं। जिससे कि आप सोचिए ना कि हमारा एक, जब आप बात करते हैं कि एक देश एक
भारत एक स्ट्रैटेजी, एक देश एक स्ट्रैटेजी, तो वहाँ पे ये चीज़ दिखनी चाहिए कि सब कोई एक ही जैसी बात करे। कि मान लीजिए ये बोल रहे हैं तो इन्हें भी यही बोलना चाहिए, सीडीएस को भी यही बोलना चाहिए, अगर सीडीएस बोल रहे हैं तो इन्हें भी यही बोलना चाहिए, इन्हें भी यही बोलना चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ अलग अलग दिख के आ रही है, इससे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, और चाइना इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में फ़ायदा भी उठा सकता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि बीइंग ग्लोबल हमारे जो अलाइज हैं, जैसे यूएस हो गया, उसके बाद आप जापान देखिए, ऑस्ट्रेलिया देखिए, ये सब जो हमारा जो ये सब जो देश हैं जो हमारा साथ देना चाहते हैं क्वाड में, वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम उनके ऊपर क्या अपनी इमेज डाल रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों मैं काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज वे में आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। हालांकि आप ये सब जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये आप बस समझने की कोशिश करिए कि मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ वो आप समझिए। ये सब जो रिटन लैंग्वेज है ये आपको, आप पढ़ लेंगे आपको आ जाएगा, लेकिन जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ आपको कि इंडिया के चाइना के साथ जो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस है ऑल टाइम लो पे हैं, इंडिया के जो चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस है ऑल टाइम लो पे हैं, और जो हमारे डिफेंस लेवल पे जो हमारा सर्वाइवल है, कितना हम चाइना के साथ सर्वाइव कर सकते हैं, वो सब अलग। तो ये देखिए ना आप कि आने वाले टाइम में जो हम जैसे हम चाइना को टैकल करेंगे, जिस तरीके से हम चाइना के साथ अभी तक बात करते आए हैं, जिस तरीके से पहले रिलेशंस रहे उससे अब तक अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। वुहान, मामल्लापुरम, ये सब चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को समझने की अच्छे से ज़रूरत है। एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेके चलिए, और सारे एंगल्स को इकोनॉमी से रिलेटेड हो, डिफेंस से रिलेटेड हो, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड हो, या फिर आप जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, या फिर हर चीज़, हर एंगल, जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ें तो हर एक एंगल इंक्लूड करके चलिए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। और दोस्तों ये सब जो मैं आपको बताता हूँ ना, ये सब एक दिन में नहीं होता है। आपको एक कंटिन्यूस अप्रोच, एक कंटिन्यूस एक डेडिकेशन होना चाहिए, तभी ये सब चीज़ें आप अच्छे से समझेंगे। इसलिए बस मैं जो आपको पढ़ाऊँ इसे आप अच्छे से अगर आप समझेंगे तो आपको लगेगा ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान लगने लगेंगी जब आप एग्ज़ाम में किसी बैठेंगे। फिर यहाँ पे अगर आप कुछ मैं बताऊँ, गवर्नमेंट जो प्लान है वो, उसमें आप देखिए कि जो 2+2 मीट है इसमें इंडिया यूएस की, जिसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स और जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो मिलते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि क्वाड जो है, कि क्वाड का जो बेसिकली, यहाँ पे देखिए, हाँ, इंडिया जो है क्वाड के साथ जो मिल के चलने की बात कर रहा है हर एक लेवल पे, उसमें कहीं ना कहीं एक रीथिंक करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी तक हमारे देश की अगर आप देखेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने बोला था कि जो क्वाड ग्रुप है इसे बेसिकली ये इंडो पैसिफिक पे फोकस करेगा, जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट इसका देखने को मिलेगा, और नॉट अ स्ट्रैटेजी और लिमिटेड नंबर्स। तो आप सोचिए हर एक चीज़ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। इंडिया जो है क्वाड का इकलौता ऐसा मेंबर है, इज़ ओनली क्वाड मेंबर नॉट ऑलरेडी टाइड टू ट्रीटी, किसी ट्रीटी से हम लोग बॉन्ड नहीं है। तो जयशंकर साहब ने जो बोला, स्टेटमेंट दिया कि हमें वी वुड नेवर बी पार्ट ऑफ एनी अलायंस सिस्टम, हम किसी भी तरीके से किसी का कोई अलायंस सिस्टम में नहीं रहेंगे कि हम बाध्यकारी हो जाए। मान लीजिए यूएस बोल रहा है कि आप चाइना के साथ किसी तरीके की कोलेटरल डैमेज मत करो, या किसी के जो ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है, या फिर जापान बोल रहा है, तो इस तरीके की जो है हमने कोई ट्रीटी साइन नहीं करी है। लेकिन जो सीडीएस साहब ने बोला, जो डायरेक्टली एक काउंटर करने की कोशिश की चाइना को, वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगाती है हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी पे। फाइनली अगर आप देखेंगे, इंडिया जो है इकलौता ऐसा देश है जो क्वाड इन क्वाड दैट शेयर्स लैंड बाउंड्री, जो लैंड बाउंड्री है सिर्फ हम ही क्वाड ग्रुप में ऐसे हैं, इंडिया ही है जो चाइना के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है। बाकी ना यूएस शेयर करता है लैंड बाउंड्री, ना जापान शेयर करता है, ना ही ऑस्ट्रेलिया शेयर करता है। तो कहीं ना कहीं बीइंग अ नेबर, हमारे जो पड़ोसी के रूप में जो चाइना है, वो उससे हमें कैसे ट्रीट करना है, इसके बारे में हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है कि कैसे हम चाइना को आगे लेके चलेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली नेबर्स के साथ अगर आपके अच्छे रिलेशन नहीं होंगे तो आप ग्लोबल लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे, इन इफ़ हाउएवर न्यू दिल्लीज व्यू ऑफ इट्स क्वाड एंगेजमेंट वॉज शिफ्टेड, क्लैरिटी एंड एक्सपेंशन ऑफ जनरल जो रावत का स्टेटमेंट है उस बारे में बताया जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें थी, आप इस बारे में आइडिया रखिएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया चाइना और क्वाड ग्रुप का जो एंगल है, काफ़ी समय से मैं आपको समझाते आ रहा था। जो 9 डैश लाइन है चाइना की, वो सब चीज़ें मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, अभी भी मैं बता रहा हूँ। इसलिए आप प्लीज़ ध्यान दे के चलिए।
कि सारी चीज़ें कैसे आप कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करें। फिर आज यहाँ पे फिर से वही जो मैंने कल एडिटोरियल डिस्कस किया था क्वेश्चन आर के बारे में, कि कैसे हमारे देश की जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्वेश्चन आर को कहीं ना कहीं एक ख़त्म करने जा रही है। जो पैंडमिक है, इस वजह से लोकसभा में कोई भी अब विपक्ष जो है वो सवाल नहीं पूछ पाएगा, क्वेश्चन आर नहीं होगा जिसमें स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, ये सब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब वो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे। तो सरकार जैसे मनाएगी वैसे अपनी बात बोलेगी और अपनी बात मनवाएगी। वहीं ज़ीरो आर जो देखेंगे, ज़ीरो आर को काफ़ी ज़्यादा छोटा कर दिया गया है, जिससे कि आप ये सब जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी के लिए, आप सोचिए ना कि आपने जिसको वोट करके आपने भेजा, आपने उसको सत्ता पे बिठाया, और अगर आप आज की डेट में उससे सवाल ही नहीं कर सकते तो आपको लोकतंत्र किस चीज़ का? लोकतंत्र मतलब है लोगों से बना हुआ तंत्र, लोगों से बनी हुई जो सत्ता है, दैट इज़ व्हाट यू कॉल लोकतंत्र। और लोकतंत्र में अगर लोग के सवाल ही नहीं सुने जाएंगे तो काहे का कैसी हमारी डेमोक्रेसी है, कैसा हमारा लोकतंत्र है? तो इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क ऑन आवर डेमोक्रेसी। मैं थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता हूँ बीच बीच में, क्योंकि आप देखिए काफ़ी जगहों पे प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड, उसके बाद बेरोजगारी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, हर जगह पे सरकार को कहीं ना कहीं हर लेवल पे क्वेश्चन किया जा रहा है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड, जो माइग्रेंट लेबर से रिलेटेड, हर जगह सरकार को क्वेश्चन किया जाना है। अगर जैसे ही विपक्ष बोलेगा तो सरकार बोल नहीं पाएगी। शायद यही कारण है कि सरकार ने बोला कि क्वेश्चन आर को बंद कर दिया जाए, क्वेश्चन नहीं पूछने देंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक मेरे को नहीं समझ आया। पूछना चाहिए सरकार को, जवाब देना चाहिए कि हमारी क्यों इकॉनमी इतना नीचे है, हमारी क्यों बेरोज़गारी दर इतनी नीचे है, हमारी क्यों जो हमारी जो पूरे देश की जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो सभी लोग इस समय क्यों इतना ज़्यादा परेशान हैं। नो डाउट आप लोग जो किसान हैं उनको 2,000 रुपये दे रहे हैं, कोई ऐसी वो बड़ी बात नहीं है कि आप जो किसान हैं उनको 2,000 दे रहे हैं तो उससे उन्हीं का सिर्फ 2,000 से ही भला नहीं होने वाला है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको सिर्फ आप सही मदद पहुंचा दें, सही इरिगेशन, उनको सही सिंचाई की व्यवस्था मिल जाए, सही खाद मिल जाए, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर देम। लेकिन अगर आप एक होलसेल अप्रोच नहीं लेके चलते तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। आपको क्वेश्चन नहीं पूछने का एक तरीके से आपने जो फंडा निकाला कि कोई हमसे जब सवाल ही नहीं पूछेगा तो हमें जवाब देना ही नहीं पड़ेगा और हमें कटघरे पे कोई खड़ा ही नहीं कर पाएगा। तो ये था पूरा। कल भी मैंने इस बारे में डिस्कस किया था, इसलिए आज ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। आई होप यू डोंट माइंड। तो ये था टोटल। उसके बाद पार्लियामेंट में थोड़ा सा सेशंस के बारे में ज़रूर बता देता हूँ आपको। हमारे देश में बेसिकली 3 सेशंस होते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो बजट सेशन, जो कि फरवरी से मई के बीच में होता है। दूसरा होता है मॉनसून सेशन, ये जुलाई से सितंबर के बीच में होता है। और तीसरा होता है विंटर सेशन, जो नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। तो ये जो सेशन अभी चल रहा है इसमें मॉनसून सेशन की बात की जा रही है और इसी में क्वेश्चन आर को सस्पेंड करने की बात की जा रही है। फिर अगर मैं आपको बताऊं, किसी भी 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम जो है वो सेशन जो है मिनिमम 6 महीने से पहले उन्हें मिलना होता है और उनके बीच में जो गैप है वो मैक्सिमम जो है वो 6 महीने हो सकता है। तो ये सब आप इस बारे में आइडिया रखिएगा। पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट है, इनका टाइम पीरियड जो है उनको ऑलमोस्ट जब स्टार्ट होता है, मतलब जो सेशन स्टार्ट होता है तो हर रोज़ इन्हें मिलना होता है एक्सेप्ट संडेज़। तो इस बारे में भी आप आइडिया रखिएगा। फिर यहाँ पे बात की जा रही है जो चाइना के जो ऐप्स हैं उन पे फिर से जो पहले 69 ऐप्स पे पाबंदी लगाई गई, ब्लॉक करी गई वो ऐप, और आज की डेट में जो फिर से ये पबजी और जो दूसरे 118 ऐप पे जिन पे लगाम लगाई गई उन पे जो है उसको बोला जा रहा है कि क्या यही एक ऑप्शन बचा है इंडियन गवर्नमेंट के पास कि वो बस चाइना जब कोई गलत कदम उठा रहा है या कुछ भी इंडिया के खिलाफ काम कर रहा है, इंडिया के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं वो उस पर क्या आपके पास यही एक तरीका है कि आप वहाँ के ऐप्स को बैन कर दें, वहाँ से आने वाले जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको अफेक्ट करें? यही एक ऑप्शन है क्या? आप डिप्लोमेटिकली, स्ट्रैटेजिकली क्या पूरे वर्ल्ड को एक ये मैसेज देते हुए नहीं कि चाइना को वो एक्सप्लेन करे कि आप ये चीज़ मत करिए, इंडिया के साथ इतने ज़्यादा जो हार्श मत होइए? ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चन मार्क लगाता है। हर बार आप जो मतलब ये बोल देते हैं कि ये हमारी सोवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए ये ऐप्स खतरा है, तो क्या जब ये ऐप्स आपने स्टार्ट करी थी
कि इम्प्लीमेंट करनी थी कि हाँ भाई आप ये ऐप चलाइए, चाइना से बोल दिया कि आप ऐप हमारे देश में आके ये चलाइए, पबजी चलाइए और खूब कमाइए, बस थोड़ा सा रेवेन्यू हमको दे के जाइए। तो तब आपने नहीं सोचा कि इससे क्या हमारी सिक्योरिटी, क्या हमारे डेटा रेगुलेशन, क्या हमारे जो सोवरेनिटी है उसको खतरा होगा, तब नहीं समझ आया आपको। लेकिन आज की डेट में बस आप ने चाइना ने थोड़ा सा बॉर्डर पे अपना वो एक डिस्प्यूट किया, नहीं किया, आपने फटाक से ऐप ब्लॉक कर दी। कुछ ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे कि चाइना ये चीज़ समझे। चाइना को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। चाइना एक वर्ल्ड का मेजर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मेजर एक्सपोर्टर है। उसकी जो इकॉनमी है हमारे इकॉनमी से कंपैरिजन ही नहीं है कोई। तो आप सोचिए ना कि जब चाइना की इकॉनमी, जब पूरी दुनिया की इकॉनमी नेगेटिव में जा रही है, खास तौर पे इंडिया की -23.2 पे, 23.4 पे जा रही है, वहीं चाइना +3.2 पे ग्रो कर रहा है। तो आप उससे कैसे इन सब चीज़ों से compete कर सकते हैं? आप उससे डिफेंस लेवल पे बात करिए, आप उससे स्ट्रैटेजिक लेवल पे बात करिए, आप उससे डिप्लोमेटिकली उससे डील करिए। लेकिन ये सब चीज़ें ना करके हमारे देश की जो सरकार है यही सब जो कदम उठाती है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क लगाता है। इशू ये है कि आपको ये सब चीज़ें तभी क्यों दिखती जब चाइना हम पे कोई कदम उठाता है, तभी आप बोलते हैं कि हमारी सिक्योरिटी सोवरेनिटी के। क्या जब पिछले आपने 69 ऐप्स ब्लॉक करी तब आपको नहीं समझ आया कि ये 118 ऐप जो आने वाले आज आपने बैन करी है ये भी खतरा बन सकती है हमारे लिए? तो तभी आपको करना चाहिए था। तो ये जो कहीं ना कहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एक सोची समझी चाल के तहत जो काम हो रहा है, इसे फिर से एक रीथिंक देने की ज़रूरत है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी को जो बार बार खतरा बताया जाता है अंडर सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा कि किस बिहाफ पे जो ऐप्स हैं उनको बैन किया गया। तो दैट इज़ सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। आइडिया रखिएगा। जो नीड्स, क्या कुछ ज़रूरतें हैं वो हैं ऑल्टरनेटिव फॉर दीज ब्लॉक्ड प्लेटफॉर्म्स। हमें चाहिए कि जो ऐप्स ब्लॉक करी गई हैं इनके लिए क्या हमारे पास पबजी के लिए कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है जहाँ पे हमारा यूथ इन्वॉल्व हो सके? क्या हमारे पास जो टिकटॉक लेके आए, टिकटॉक का कोई ऑल्टरनेटिव है? क्या इंडिजिनस कोई ऐप में इतनी दम है कि वो इतना बड़ा डेटा को लेके चल सके या इतनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करा सके? या क्या कैम स्कैनर का कोई ऑल्टरनेट हमारे देश में इंडिजिनसली डेवलप्ड है? तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको लेके चलनी पड़ेंगी। जो डेटा प्रोटेक्शन है, डेटा प्रोटेक्शन क्या गारंटी है कि जो इंडिया की जो ऐप्स चल रही हैं, इंडिया में ही ऐप्स चल रही हैं, उनको आप रेगुलेट कर पा रहे हैं? क्या गारंटी है कि जो टेलीग्राम हम चला रहे हैं वो टेलीग्राम की जो डेटा है वो आप सेफ रख पा रहे हैं? क्या उसका क्या गारंटी है कि वो डेटा आप किसी की डेटा को हैक नहीं कर सकते या किसी को डेटा को आप लीक नहीं कर सकते? ट्विटर में जब हो सकता है कि ट्विटर से हमारे देश के पीएमओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो अकाउंट है उसे हैक कर लिया जाता है और बिटकॉइन मांगे जाते हैं। आप जब ट्विटर को नहीं, क्या गारंटी है कि कल को आप ट्विटर भी ब्लॉक कर दें? कि आप हमारे अगर अमेरिका के साथ रिलेशन ख़राब होते हैं, हमारे अगर यूरोपियन यूनियन के साथ रिलेशन का, तो आप कल को ये भी कर देंगे कि आप ट्विटर ब्लॉक कर दें या आप यूट्यूब ब्लॉक कर दें या फेसबुक ब्लॉक कर दें? तो ये दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन, दिस इज़ नॉट एट ऑल एन ऑप्शन। आपको समझना होगा कि हमारे देश में जो लॉज हैं, हमें अगर ग्लोबली चलना है तो ये सब चीज़ों को डील करना होगा, हमें इन चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ना कि इनको आप अगर बिल्कुल ख़त्म ही कर दें। दैट इज़ नॉट द एब्सोल्यूट ऑप्शन। इसीलिए अब हमारे देश में आप देखेंगे डेटा रेगुलेशन लॉ की काफ़ी बार बात की जाती है, जो कि मैं आपसे काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुका हूँ। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हुआ जा रहा है, आई होप यू डोंट माइंड। तो यहाँ पे जैसे लेट्स से कि कोई व्हाट्सएप चला रहा है, व्हाट्सएप में उसने कोई क्राइम किया, किसी लड़की से उसने बात करी, बात करके उसने बहना फुसला के उसने उसको बुलाया और उसका मर्डर कर दिया। तो ये जो पूरी चैट है, इस चैट को मान लीजिए फ़ोन डेड हो गया या फ़ोन रिकवर नहीं हो पाया, तो आपको अगर व्हाट्सएप से ये डेटा चाहिए तो आप उसको, उस डेटा को लेने के लिए आपको यूएस में बात करनी पड़ेगी उनके हेड ऑफिस में कि भाई हमें ये डेटा प्रोवाइड करिए। फिर वो बोलेंगे कि हाँ हम अपने सर्वर में चेक करेंगे, फिर सर्वर से वो फिर वापस इंडिया को भेजेंगे। तो इसीलिए बात की जाती कि आप डेटा रेगुलेट करिए। ये जितना भी व्हाट्सएप का इंडिया का डेटा है उसको इंडिया में ही स्टोर करिए। कहीं पर भी आप ऑफिस बनाइए, हेड ऑफिस बनाइए इंडिया के लेवल में, और वहाँ पर इसे सेव करिए जिससे कि जब हमें ज़रूरत पड़े हम उस डेटा को एक्सेस कर सकें और अपने यूज़ में ला सकें। और उसमें ये चीज़ नज़र भी रख सकें कि कहीं क्या हमारा ये डेटा जो है वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं किया जा रहा है, कहीं किसी की प्राइवेसी को हर्ट तो नहीं किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जब पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर
इज़राइल के सॉफ्टवेयर हैं वो हमारे देश के जो चुनिंदा जर्नलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े जो हस्तियां हैं, उनका उनका डेटा डायरेक्टली हैक कर सकते हैं बिना कुछ करे। सिर्फ एक व्हाट्सएप पे मिस कॉल दे के वो सारा डेटा व्हाट्सएप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप सोचिए ना कि क्या गारंटी है कि ये कल को ये नहीं हो सकता कि हम व्हाट्सएप भी हमारे देश में सिक्योरिटी और सोवरेनिटी को एक खतरा पैदा कर दें। तो यही सारी चीज़ें बोली जा रही हैं कि काफ़ी चीज़ें हैं जो सरकार को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। चाइना को जो रिस्पॉन्स है उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इंडिया के द्वारा, और बोला जा रहा है कि जो कॉन्सेप्ट है नेशनल सिक्योरिटी का वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है। आप ये चीज़ लेकिन समझिए ना, आपके पास और इतने सारे ऑप्शन है, आप जो चीज़ कर सकते हैं। इसीलिए जो इस एडिटोरियल में बोला गया है वो आप समझने की कोशिश करिए कि हमारे देश की सोवरेनिटी सिक्योरिटी के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ऐप खतरा है। हमारी देश की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए जो भी आई एम नॉट सेइंग स्पेसिफिकली, जो भी नेपाल हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, कोई भी उनकी तरफ से हमारे देश में घुसपैठ करता है ना, दैट इज़ एन एब्सोल्यूट, आप बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल खतरा है हमारे देश की सोवरेनिटी सिक्योरिटी के लिए। इसलिए हमारे देश की सरकार को बड़े स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नहीं पसंद आया आपको मेरा लेक्चर तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके आप मेरी सारी PDF स्लाइड्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स अलॉट गाइज, कीप सपोर्टिंग SSC रेलवेज़ के लिए। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं, ज़रूरी नहीं UPSC के हैं, तो आप दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचिए और सपोर्ट करते रहिए। ट्विटर पे जाके 1 मिनट का टाइम दीजिए और ट्वीट करिए, रीट्वीट करिए, अपनी तरफ से कुछ लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।